आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गुप्ता एज। तो लास्ट क्लास में हमने पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में डिस्कस किया था, विच वाज अबाउट फॉर 500 ईयर्स। जिस टाइम पे हमने उनके पॉलिटिकल, उस टाइम पीरियड की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस जो डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए 300 एडी से स्टार्ट होता है गुप्ता एज, विच इज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता एंड घटोत्कच। लेकिन जो रियल फाउंडर जो गुप्ता एज के माने जाते हैं वो है चंद्रगुप्ता वन। तो गुप्ता एम्पायर थी या गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसके जो मेन रूलर्स जिसमें इतिहास में पढ़ा जाता है वो थे चंद्रगुप्ता वन। जिसके बाद आए थे समुद्रगुप्ता। उसके बाद आए चंद्रगुप्ता टू। और उसके बाद आए कुमार गुप्ता वन। लेकिन कुमार गुप्ता वन के टाइम से ही देखिए गुप्ता साम्राज्य की एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बाद जो आए थे स्कंदगुप्ता तक गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी स्ट्रांगली बना हुआ था। लेकिन देखिए 450 एडी से जब कुमार गुप्ता वन रूल कर रहे थे उसी टाइम से इंडिया में हुनास की इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। और 455 एडी में कुमार गुप्ता वन की डेथ होती है जब स्कंदगुप्ता मोनार्क बनते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। स्कंदगुप्ता वॉज सक्सेसफुल इन रेजिस्टिंग द हुनास अटैक। लेकिन 467 एडी में स्कंदगुप्ता की डेथ होती है। और उनके डेथ के बाद जो लेटर गुप्ता रूलर्स आए थे वो वीक माने जाते हैं और जिन्होंने हुनास के अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाए। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि स्कंदगुप्ता के बाद से ही हुनास की डिक्लाइन होने लगता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट फ्रॉम 300 टू 500 एडी गुप्ता साम्राज्य चला था। लेकिन बाय द ईयर 500 एडी गुप्ता डायनेस्टी की काफी डिक्लाइन हो गई थी और द एम्पायर हैड श्रंक टू अ वेरी स्मॉल स्पेसेस। अब देखिए अगर हम पॉलिटिकल जो एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो गुप्ता साम्राज्य की जो डायरेक्ट कंट्रोल था दैट वाज अप टू सेंट्रल इंडिया। अप टू सेंट्रल इंडिया गुप्ता साम्राज्य की डायरेक्ट कंट्रोल था। डेक्कन में उनका डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं था लेकिन एक इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो इस एरिया में जब गुप्ता साम्राज्य चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, तो इस एरिया में एक डायनेस्टी रूल कर रहे थे वकाटकाज। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, वकाटकाज। और तो लेकिन गुप्ता साम्राज्य के बारे में जो मेन कंट्रोवर्सी है इतिहास में वो ये है, इस टॉपिक पे है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस गुप्ता एज को गोल्डन एज मानते हैं। अब हमें ये समझना है क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आते हैं कि वेदर गुप्ता एज वाज ट्रूली अ गोल्डन एज और नॉट। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए पहले हमें कुछ जो हिस्ट्री राइटिंग है उसके चीजों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। देखिए जब इतिहास लिखना शुरू हुआ, इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू हुआ, शुरू में आए थे कॉलोनियल स्कूल। क्योंकि ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इतिहास को लिखना चालू किया। नाउ दे हैड ए सर्टेन प्रोपागेंडा टू जस्टिफाई देयर रूल ओवर इंडिया। एंड दैट इज वाई उनके जो इतिहास के लिखने का जो तरीका था, इंडिया के इतिहास के लिखने का जो तरीका था, दैट वाज ऑलवेज जस्टिफाइंग कि इंडिया में हमेशा से कोई किसी ना किसी का रूल बना रहा, या इंडिया में हमेशा कहीं ना कहीं मतलब कि डेंजरस या फिर सोशल इविल बना रहा। तो दिस कॉलोनियल स्कूल had given a theory of dark age, डार्क एज उस चीज को रेफर करता है कि जब पॉलिटिकली स्टैग्नेंट बन जाता है, समाज बैकवर्ड बन जाता है, इस टाइम पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कॉलोनियल हिस्टोरियंस इंडिया में बार बार डार्क एज आया हुआ था। अब इसी को काउंटर करने के लिए कुछ इंडियन हिस्टोरियंस की इमर्जेंस हुई, व्हिच केम टू बी नोन एज द नेशनलिस्ट स्कूल। ठीक है ना। Now, nationalist schools wanted to counter the propaganda of dark age theory given by the colonial school। और इसी के काउंटर में उन्होंने गोल्डन एज की कॉन्सेप्ट दी कि इंडिया में डार्क एज नहीं था, सिर्फ डार्क एज ही नहीं था, इंडिया में गोल्डन एज भी एंशियंट पीरियड में देखा गया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल मेक एन इन डेप्थ एनालिसिस कि हम कितने हद तक हम इसको गोल्डन एज बोल सकते हैं। देखिए अगर हम ये आर्ग्यूमेंट देखें इनके फेवर में, गोल्डन एज के फेवर में अगर हम आर्ग्यूमेंट देखें तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने आता है। पहली बात तो ये है कि देखिए पोस्ट मॉडर्न एज चला था 500 साल तक, और इन दिस 500 ईयर्स देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी एंड देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन इंडिया। लेकिन गुप्ता एज एस्टेब्लिश होते ही इंडिया में एक पॉलिटिकल यूनिटी एस्टेब्लिश हुई जो कि 500 साल बाद आया था। So, according to this theory, in arguments, in India, the political unity was established by the Guptas.
सेकेंड पॉइंट इज दैट कि गुप्ता रूल बहुत ही लिबरल एंड प्रोग्रेसिव था, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यह कहा जाता है कि समाज में या फिर पॉलिटिकल एंटिटी में भी काफी लिबरलनेस और काफी सोशल या फिर पॉलिटिकल मोबिलिटी एक देखा गया था। देयर वॉज ए मेरिटोक्रेटिक सिस्टम। यह कहा जाता है कि जो ऑफिसर्स होते थे, ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट मेरिट के बेसिस पे होता था, ना कि किसी के बर्थ के बेसिस पे या किसी के बेसिस पे होता था। ये भी कहा जाता है कि जो गुप्ता रूलर्स थे, दे एक्चुअली बिलोंग टू वैश्य ग्रुप। तो वैश्यस ने इस टाइम पे रूल किया था, which shows a certain kind of social mobility, which is a sign towards development and modernization, right? तीसरी पॉइंट जो दिया जाता है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में सिविल और क्रिमिनल कोड ऑफ लॉ को सेपरेट किया गया था। देयर वाज सेपरेट क्रिमिनल सिविल कोड ऑफ लॉ, व्हिच इज एन एडवांसमेंट, क्योंकि उस टाइम तक भी पूरे विश्व में कहीं पे भी ऐसे इतना अच्छी तरह से कोडिफाइड लॉ, वो भी सिविल और क्रिमिनल अलग तरीके से, सेपरेट तरीके से देखने को नहीं मिला था। और जो फाइयन, जो चाइनीज एक ट्रैवलर थे, जो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे इंडिया में आए हुए थे, उनका कहना यह है कि देयर वाज नो हार्श पनिशमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता एज, क्योंकि देखिए इट वाज अ टाइम पीरियड व्हेन द हार्श पनिशमेंट वाज वेरी कॉमन। फॉर एग्जांपल एम्प्यूटेशन, किसी ने कोई क्राइम की या चोरी की, उनके हाथ या पैर काट देना, दिस वाज अ वेरी कॉमन पनिशमेंट। लेकिन फाइयन ऐसे लिखते हैं कि गुप्ता एज में ऐसे कोई मतलब जो टॉर्चर है या फिर एम्प्यूटेशन है, इसको बहुत ही कम कर दिया गया था। डेथ सेंटेंस तो पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया था। द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर रिपीटेड रिवोल्ट वॉज एम्प्यूटेशन, मतलब रिपीटेड रिवोल्ट मतलब वो एक बहुत ही सीरियस क्राइम हो गया, उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट एम्प्यूटेशन था। लेकिन बाकी जो आंखें निकल लेना टॉर्चर के लिए, ये सारे जो हर्ष पनिशमेंट है या टॉर्चर है, ये गुप्ता एज में नहीं था। ये ऐसा फाइयन लिखते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट जो दिया जाता है वो ये है कि देयर वाज ह्यूज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है बहुत सारे जो स्कॉलर्स है, जो साइंटिस्ट, जो साइंटिफिक जो पीपल है इंडिया में इस टाइम पे आए थे, जैसे कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, राइट, सुश्रुत। वैसे ये सुश्रुत थे, मेडिसिन के स्कॉलर थे। एक और नाम मिलता है चरक। बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि चरक और सुश्रुत किस टाइम पे आए थे। तो ये है कि चरक आए थे कनिष्क के टाइम पे, तो पोस्ट मौर्यन के टाइम पे चरक आए थे। सुश्रुत आए थे गुप्ता एज पीरियड में, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम मिलता है। तो इंडिया में जो डेसिमल सिस्टम, उसकी इन्वेंशन हुई। जो पाई है, पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया गया। जो अर्थ है, अर्थ के सर्क्यूमफेरेंस को कैलकुलेट किया गया था, विच इज वेरी क्लोज टू मॉडर्न कैलकुलेशन, मॉडर्न वैल्यूज, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स इट्स ओन एक्सिस, दिस फैक्ट was first discovered or first told by this scholars, right? ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो गुप्ता एज में हमें देखने को मिला था। दूसरी फिफ्थ पॉइंट जो दिया जाता है वो यह है कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इस टाइम पीरियड में फॉरेन ट्रेड, जो कि पोस्ट मॉडर्न टाइम से ही फॉरेन ट्रेड काफी बढ़ने लग गया था, वो गुप्ता एज में कंटिन्यू रहा, ठीक है ना। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि गुप्ता एज में मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किया गया था, और बहुत सारे जगह पे होर्डिंग ऑफ कॉइन भी देखा गया था। तो मतलब एक जगह पे बहुत सारा कॉइन एक साथ जमा होते हुए मतलब कि एविडेंस मिला है। तो ये माना जाता है प्रोबेबली द पीपल हैड द टेंडेंसी और हैड द हैबिट ऑफ होर्डिंग कॉइन्स और कलेक्टिंग द कॉइन्स, करेंसी, और मे बी दीज वर सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे बहुत सारे कॉइन एक साथ रहेगा। तो अगर इफ देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जरूर हम मान सकते हैं कि इकोनॉमी का काफी डेवलपमेंट हुआ था, और फॉरेन ट्रेड भी उस टाइम पे काफी डेवलप्ड था, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियन। देखिए गुप्ता एज वाज हाईली सेक्युलर। तो गुप्ता एज में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारे रिलीजियन का डेवलपमेंट हुआ था, और सारे रिलीजियन को पैट्रोनाइज भी किया गया था। जो गुप्ता रूलर्स थे, जैसे अजंता के कंस्ट्रक्शन में हमें देखने को मिलता है बुद्धिज्म और जैनिज्म की, और उसके साथ साथ कुछ हिंदुइज्म का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। गुप्ता एज में और भी कुछ कुछ केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जैसे बाघ, उदयगिरी, मंदारगिरी, इन सारे जगह पे केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे भी बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसी टाइम पीरियड में देखिए ब्राह्मणिज्म में भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, रिफॉर्म्स आ रहा था, एंड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ भक्तिज्म, भागवतिज्म ड्यूरिंग द गुप्ता एज। तो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियन भी इस टाइम पे काफी देखने को हमें मिला था। और सेवन पॉइंट जो आता है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में तो हमने देखा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुआ था, केव, स्कल्पचर,
ठीक है, जैसे कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आ गया था। उसी का फर्दर डेवलपमेंट हुआ गुप्ता एज पीरियड में। और अगर हम आर्ट में जो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लिटरेचर इस टाइम पे कंपाइल किया गया था। इसमें कालिदास के नाम आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे कि कमंडका, नीतिशार जो कमंडका के ने लिखा हुआ वो भी आ जाता है। रामायण महाभारत एपिक इसी टाइम पे कंपाइल किया गया था। बहुत सारे पुराण की कहानी इस टाइम पे कंपाइल किया गया था। और भी बहुत सारे बुक आ जाते हैं, जैसे कि आर्यभट्टम, सुश्रुत संहिता, सूर्य सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे जो कि साइंस की किताब है, राइट। ऐसे लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो था उनके फेवर में आर्ग्यूमेंट। अब उसके अगेंस्ट में हम कुछ आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। देखिए, उनके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि यूनिटी जो दिया गया था, यूनिटी जो आया था, दैट वाज लिमिटेड टू ओनली नॉर्थ इंडिया। ये हमने पहले भी देखा है कि गुप्ता एज की जो गुप्ता डायनेस्टी की जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही था, सेंट्रल इंडिया तक। लेकिन साउथ इंडिया में या डेक्कन में भी उनका कंट्रोल इनडायरेक्ट था, और एकदम डीप साउथ में तो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो the political unity which is being made out to be a huge point is not so in actual. That is what is argued in against this. ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बताया गया था कि हार्श पनिशमेंट नहीं है, ऐसा सच में एक्चुअली ऐसा नहीं था। हार्श पनिशमेंट डिड एग्जिस्ट। और ये जो कहा गया था, फाइयन ने लिखा था कि कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट ये भी बहुत दूसरे एविडेंसेस, दूसरे सोर्सेस से ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल को हाथी के सामने फेंक दिया जाता था एज ए पनिशमेंट। और ये जो टॉर्चर था, स्कूपिंग द आईज, एम्प्यूटेशन, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे भी, ठीक है ना। तो वो पूरी तरह से सच नहीं है कि हार्श पनिशमेंट नहीं था। तीसरा पॉइंट देखिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट हुआ था दैट वाज लिमिटेड टू रिलीजियस पर्पस ओनली। देखिए, जो जितने भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पीरियड में ज्यादातर रिलीजियन के बेसिस पे ही मतलब कि ये था। कोई सेक्युलर आर्किटेक्चर हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जो लिटरेचर हमने देखा है गुप्ता एज में, दैट वाज कंपाइल्ड ओनली इन संस्कृत, ठीक है ना। और जो कॉमन लैंग्वेज है जैसे कि पाली, प्राकृत, ये सारे लैंग्वेज है, इनको नेग्लेक्ट किया गया था, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट जो ये है कि इकोनॉमिक डाउनफॉल हैड स्टार्टेड फ्रॉम 450 एडी। जैसे हुनास अटैक स्टार्ट हुआ तब से हमें इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलता है। और इसीलिए देखने को मिलता है कि गुप्ता एज में जो कॉइन इशू किया जाने लगा 450 एडी के बाद, उसमें गोल्ड की प्योरिटी सबसे कम था, गोल्ड की प्योरिटी बहुत कम हो गया था। तो दैट शोज कि देयर वाज एन इकोनॉमिक डिक्लाइन। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी एक पॉइंट बनाया जा सकता है कि वीक लेटर रूलर, गुप्ता एज की स्कंदगुप्ता के बाद जो जितने रूलर्स आए वो बहुत ही वीक थे, जो गुप्ता डायनेस्टी की जो ग्लोरी है उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और जो सिक्स पॉइंट दिया जाता है वो ये है कि द वेरियस सोशल इविल एग्जिस्टेड ड्यूरिंग गुप्ता एज। क्योंकि देखिए, ये सती, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, ये सारे जो अनटचेबिलिटी, ये सारे जो सोशल इविल्स है, ये सारे गुप्ता एज में काफी देखने को मिला था। एक और सोशल इविल बहुत ही बुरी तरह से देखने को मिला था, वो था देवदासी, द कल्चर ऑफ देवदासी। कालिदास अपने किताब में लिखते हैं कि महाकाली जो टेम्पल है एमपी के उज्जैन में, वहां पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ देवदासीज, मतलब कि देवदासीज के एग्जिस्टेंस थे। तो ये सारे सोशल इविल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम इन डेप्थ अगर हम इन एनालिसिस करें तो गोल्डन एज, ये इसको क्लासिकल एज तो कहा जा सकता है, क्योंकि गुप्ता एज में एक ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला था जो प्रीवियस किसी भी एज में इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला था। लेकिन whether it can be called a truly a golden age or not, that is questionable, that is debatable, ठीक है ना। और अब देखिए, अगर हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड, लेकिन कुछ हद तक इसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी देखने को मिला था। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूडल कल्चर आने लग गया था। देखिए, अगर हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की जो हायरार्की है उसको देखें, द एम्पायर वाज बीइंग रूल्ड बाय द मोनार्क। नाउ द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल भुक्तीज, जिसके एक हेड था जिसको हम आज के मॉडर्न टाइम में गवर्नर कह सकते हैं, उपारिका। वन भुक्ति वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल विश, और उनके जो हेड थे उनको हम कहते हैं विशपति। एंड वन विश वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल विलेज एंड इट वाज बीइंग हेडेड बाय द विलेज हेडमैन। अब गुप्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके जो नेचर एंड कैरेक्टर अगर हम देखें तो इट वाज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, जैसे कि हमने देखा इट वाज ए मेरिटोक्रेटिक सिस्टम, इट वाज मोनार्कियल ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम था वो हेरिडिटरी था और कोई इलेक्शन या रिपब्लिक की बात नहीं थी, दिस वाज ए मोनार्कियल सिस्टम।
एंड ऑफ कोर्स इट वाज ए सेक्युलर सिस्टम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सारे रिलीजन की डेवलपमेंट इस टाइम पे काफ़ी हुआ था। एंड एट द सेम टाइम इट वाज ब्यूरोक्रेटिक। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मौर्यन पीरियड में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था, एंड दैट कंटिन्यू ड्यूरिंग द गुप्ता एज। ब्यूरोक्रेटिक मतलब द ऑफिशियल फंक्शंस, ऑल द स्टेट फंक्शंस वाज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स, एंड इट वाज एन वेलफेयर स्टेट। खासकर चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे हमें बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स देखने को मिलता है लोगों के लिए। एंड द सिक्स पॉइंट इज इट वाज प्रो फ्यूडल। फ्यूडल कल्चर यहाँ पे आने लग गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे लैंड ग्रैंड स्टार्ट हो गया था, लैंड ग्रैंड। और जब भी लैंड ग्रैंड दिया जाता है तो लैंड ग्रैंड से फ्यूडल कल्चर डेवलप होता है, और जो जो मेडिएवल इंडिया में हमें काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन इसकी शुरुआत गुप्ता एज में ही शुरू हो गया था। So this is all about the Gupta age, the Indian conditions in during Gupta age. Thank you.